तो मेरे प्यारे साथियों 27 अप्रैल एसएससी जीडी के ऑल शिफ्ट्स के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग इसके 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए आज के एक क्वेश्चन आया था शिफ्ट में कि हल्ला मोहल्ला त्योहार कितने दिनों तक चलता है। तो देखिए ये 3 दिनों तक चलता है और होली के अगले दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि इस त्योहार को किस स्टेट में मनाया जाता है या किस प्लेस पे मनाया जाता है, आप हमें बता दीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न आया था पंचवर्षीय योजना से, देखिए 5 ईयर प्लान से आया था क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना मतलब कब से कब तक चला था, उसकी अवधि पूछा था। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 1951 से लेकर के 1956 तक ये आपके चले थे। और भारत में पंचवर्षीय योजना का यही मुख्य रूप से ये फिक्स डेट याद रखिएगा 1951 से 1956, ये पहला बार स्टार्ट हुआ था 1951 में। ठीक है। और पूछता है कि किस मॉडल पे आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। तो इस ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे। ठीक है। उसके बाद इस योजना पर मेरे प्यारे साथियों कृषि क्षेत्र पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। जी हाँ, कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था इस पे ज़्यादा जोर दिया था। अब मेरे प्यारे साथियों इस योजना में आपको पता होगा कि इस योजना के अंतर्गत जो है भाखड़ा नागल परियोजना हो, हीराकुंड बांध हो, दामोदर घाटी जैसी बड़ी बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं ना उसको बनाया गया था। ठीक है। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कि इस योजना, जी हाँ, इस योजना का कुल व्यय जो था यानी आउटले जो था वो 269 करोड़ रुपया था लगभग। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन इससे बन सकता है वो क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर कितनी रही। तो ये देखिए लगभग 3.6% का लक्ष्य था जो कि लक्ष्य से अधिक प्राप्त हुआ था। ठीक है। और इस योजना में कौन कौन से प्रमुख प्रोजेक्ट शुरू हुए थे। तो देखिए इसमें आपको मैंने पहले भी बताया भाखड़ नागल बांध हुआ, दामोदर घाटी परियोजना हुआ। तो इसमें यही मुख्य रूप से आपको जो प्रोजेक्ट थे वो रेडी हो गए थे। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए उसके बाद आपको पता होगा कि इस योजना के दौरान किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया था। तो देखिए योजना आयोग से जितने भी प्रश्न आएंगे ना, अब सारे के सारे प्रश्न छूटेंगे नहीं, क्योंकि मैंने सभी के सभी प्रश्नों को कवर करा दिया जो एक्सपेक्टेड प्रश्न होंगे। देखिए इस योजना के दौरान किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया। ठीक है। किस अर्थव्यवस्था पे, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पे जोर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न पूछा गया, देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया, एक क्वेश्चन था भारत में जन्म से पहले लिंग निर्धारण करने पर पूर्णतः रोक किस वर्ष लगाया गया। तो देखिए आपको पता होगा गर्भ में बच्चों का लिंग बताना या जांच कराना गैर कानूनी है। डॉक्टर, लैब या कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे सजा हो सकती है। तो आखिर इसका जो पूर्णतः रोक है वो किस वर्ष लगाया गया। तो 1994 याद रखिएगा, 1994 इज द राइट आंसर। 1994 इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों सजा का प्रावधान है कि अगर पहली बार पकड़ाते हैं चेक करते हुए तो आपको 3 साल तक की जेल होगी और 10,000 रुपया तक जुर्माना होगा। अगर दोबारा पकड़ाते हैं तो 5 साल तक की जेल होगी और 50,000 रुपया जुर्माना होगा। ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों पूछा गया, देखिए एक प्रश्न क्या था, होला मोहल्ला के दौरान सिखों द्वारा मुख्य रूप से किस ग्रंथ का पाठ किया जाता है। तो देखिए होला मोहल्ला मैंने बताया था कि ये आपको मनाया जाता है, उत्सव है। तो होला मोहल्ला के दौरान सिखों द्वारा मुख्य रूप से किस ग्रंथ का गठन किया मतलब पाठ किया जाता है। तो अखंड पाठ किया जाता है। और हल्ला मोहल्ला जो है, हल्ला मोहल्ला की शुरुआत जो है वो सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी के मतलब उपलक्ष्य में रखा गया, उन्हीं के द्वारा रखा गया। 1701 ईस्वी में इसको आनंदपुर साहिब में शुरू किया गया था और यह होली के अगले दिन ही शुरू किया जाता है। अब देखिए सिख धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इससे क्या क्या प्रश्न बनेंगे सिख धर्म से, देख लीजिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में। तो देखिए सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो गुरु नानक देव, इसको याद रखिएगा। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक देव थे। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है गुरु नानक देव का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो देखिए 1469 में वो तलवंडी में हुआ, जो कि अब नाना काना शाही पाकिस्तान में पड़ता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है सिख
सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो गुरु ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब है, इसको याद रखिएगा। सिख धर्म में कितने गुरु हुए? तो 10 गुरु हुए, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर जिस टॉपिक से छेड़ा है उस टॉपिक के सारे मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को मैं कवर करा दे रहा हूँ। उसके बाद अंतिम गुरु 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब किया? तो गुरु गोविंद सिंह 1669 में किया था खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना कहाँ किया गया? आनंदपुर साहिब में, जो कि आज के क्वेश्चंस में आए हैं। ठीक है, उसके बाद पंचकाकार यानी 5 के क्या है? तो देखिए सिख धर्म में आपको पता है कि पंचकाकार मतलब केस झाड़ने के लिए केस रखना है आपको, कड़ा रखना है, कंघा रखना है, कृपान रखना है और कच्छा पहनना है। तो ये 5 ककार हैं। सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा था? तो देखिए सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल जो स्वर्ण मंदिर था, कौन था? स्वर्ण मंदिर था। तो स्वर्ण मंदिर इसको याद रखिएगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर, याद रखिएगा। ठीक है, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुरु अर्जुन देव, जी हाँ, गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक ने के समय हुआ? तो जहांगीर के समय हुआ। गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक के समय हुआ? तो जहांगीर के समय हुआ। लंगर प्रथा की शुरुआत किसने किया? तो गुरु नानक देव ने किया। किसने किया? गुरु नानक देव ने किया। एक क्वेश्चन पूछ सकता है सिख धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, सिख धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो एक ईश्वर में विश्वास करना, यानी एकेश्वरवाद, याद रखना। ठीक है, सिख धर्म का प्रमुख नारा क्या है? तो वाहे गुरु जी खालसा, वाहे गुरु जी फतेह। ये आपके हो गए, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु किसे कहा गया, माना गया? तो देखिए गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु किसे माना गया? तो गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु माना मतलब गुरु ग्रंथ को ही माना गया। 10वें गुरु के बाद गुरु ग्रंथ को ही गुरु माना गया। ठीक है, उसके बाद और क्या पूछ सकते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों और पूछ सकते हैं सिखों का प्रमुख त्योहार कौन कौन सा है? तो देखिए सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी, इसको याद रखिएगा, बैसाखी। गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? औरंगजेब ने दिया था। तो इतने क्वेश्चन जो है ना, इतने क्वेश्चन आपके मतलब बन सकते हैं सिख धर्म से। तो इतने क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे एक भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया, देखिए भारत के वित्त सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि भारत के वित्त सचिव की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है, बल्कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति एक होती है, यानी ACC, यानी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, कमिटी ऑफ द कैबिनेट, यानी अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है वित्त सचिव की भारत के, जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी शामिल होते हैं। और वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? तो अजय सेठ, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया, देखिए वित्त सचिव से और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? देखिए कैबिनेट की, देखिए भारत के वित्त सचिव की नियुक्ति कौन करता है? जो अभी मैंने पूछा, तो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, यानी कैबिनेट की नियुक्ति समिति करती है। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? तो ये आपको अजय सेठ मैंने बताया, अजय सेठ है आपके वर्तमान में भारत के वित्त सचिव। ठीक है, एक क्वेश्चन, वित्त सचिव किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो वित्त मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये काम करता है। क्या वित्त सचिव एक अलग संवैधानिक पद है? नहीं, यह प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पद कहलाता है, जिसमें IAS ऑफिसर वगैरह बनते हैं। वित्त सचिव मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन पूछ सकता है कि वित्त सचिव आमतौर पर किस सेवा से होता है? तो देखिए IAS होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा से होता है। वित्त मंत्रालय के कुल कितने विभाग होते हैं? तो 5 विभाग होते हैं वित्त मंत्रालय के, जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्थिक विभाग होता है, एक DEA होता है, एक होता है व्यय विभाग, एक होता है राजस्व विभाग, एक होता है वित्तीय सेवा विभाग। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। निवेशक और लोक जनता संबंधित विभाग DIPM, तो ये भी आपके होते हैं वित्त विभाग के भाग। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए इससे और क्या प्रश्न बन सकता है, वित्त सचिव का चयन किस आधार पर होता है? तो वित्त मंत्रालय के वरिष्ठतम सचिवों में से एक को ही वित्त सचिव के रूप में भेजा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, देखिए एक क्वेश्चन पूछ सकता है वित्त सचिव की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो मंत्रालय के विभिन्न विभागों में समन्वय बनाता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था कि किस मुगल सम्राट ने खानाबदोश व्यापारियों को शहर में अनाज के मुख्य प्रबंधक के रूप में वर्णित किया था? तो जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने जो था, वो जो कि मुगल सम्राट था, खानाबदोश व्यापारियों को शहर में अनाज के प्रमुख एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसको नियुक्त किया था। जहांगीर, उस व्यक्ति का नाम क्या था? जहांगीर।
तो मेरे प्यारे साथियों, बंजारा से जो क्वेश्चन बनने वाले होते हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं देख लीजिए। तो बंजारा कौन था? तो भारत में घुमंत व्यापारी थे, यानी नॉमनेडिक ट्रेडर्स जो अनाज, नमक आदि का व्यापार करते थे, ये बंजारा कहलाए। बंजारों का प्रमुख काम क्या था? तो लंबी दूरी तक सामान यानी विशेषकर अनाज और नमक को ले जाना। ठीक है। उसके बाद और प्रश्न क्या, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए बंजारों को और लबाना, लमानी, लंबाड़ी ये सब नामों से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद बंजारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो तांडा कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। बंजारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो तांडा कहा जाता है। बंजारा किस जानवर का उपयोग परिवहन के लिए करते हैं? तो बैलगाड़ी का करते थे, इसको याद रखिएगा। बंजारों का महत्व किस काल में अधिक हुआ? तो देखिए बंजारों का महत्व जो मुगल काल और उसके पहले के जो काल थे ना, परिवहन जब नहीं थे, तो उस काल में उनका ज़्यादा अधिक महत्व था। ब्रिटिश शासन में बंजारों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो रेलवे और सड़क बनने से उनका व्यापार क्या हो गया? घट गया। उन्हें कई बार आपराधिक जनजाति और मतलब जनजाति घोषित किया गया। ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों क्या बन सकते हैं इससे संबंधित मतलब अब और क्या बन सकते हैं? देखिए इससे संबंधित कानून जो है, देखिए बंजारा से संबंधित कानून भी आया था 1871 में, यानी क्रिमिनल ट्रेवल्स एक्ट 1871। बंजारों का जीवन कैसा था? तो घुमंत था, नोमैडिक था, अस्थायी घर नहीं थे इनके और ये घूमते रहते थे, व्यापार की तलाश में रहते थे। एक क्वेश्चन क्या बन सकता है बंजारा से? तो क्वेश्चन बन सकता है बंजारों की आज की स्थिति क्या है? तो कई राज्यों में इन्हें अनुसूचित जाति यानी एसटी में डाला गया है और कहीं-कहीं ओबीसी में रखा गया है। तो इतने क्वेश्चन बंजारा से अगर आएँगे तो छूटेंगे नहीं, इसको याद रखिएगा। ठीक है? उसके बाद देखिए क्वेश्चन एक आया था 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह शुरू हुआ था। बाद में कौन से विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुँचे और किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो बहादुर शाह जफ़र, इसको याद रखिएगा, बहादुर शाह जफ़र। ठीक है? तो दिल्ली के लाल किला में वो निवास कर रहे थे, तो मुगल सम्राट, तो इसको याद रखिएगा। 1857 का विद्रोह से बनने वाले प्रश्न क्या-क्या? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो क्या-क्या बन सकते हैं? देखिए 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ? तो मेरठ से शुरू हुआ। कहाँ से? मेरठ से, उत्तर प्रदेश मेरठ से शुरू हुआ 10 मई 1857 को। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 10 मई 1857, स्मॉल डेट भी याद रखिएगा, 10 मई 1857। ठीक है। विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए एनफील्ड राइफल के कारतूस से यानी गाय और सूअर की चर्बी का बना होता था ना, ये मुख्य रूप से तत्कालिक कारण था। बहुत ही अच्छा मतलब ये स्ट्रॉन्ग कारण था यही। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था 1857 के विद्रोह का प्रथम शहीद कौन था? तो मंगल पांडे, याद रखिएगा। इन्होंने इन्हीं इन्हीं के द्वारा सबसे पहले आवाज़ उठाया गया था, मंगल पांडे जी के द्वारा, बैरकपुर छावनी। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो देखिए और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा? तो बहादुर शाह जफर के द्वारा, इसको याद रखिएगा। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा? नाना साहब के द्वारा। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा? रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं 1857 से, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करा देते हैं। लखनऊ और विद्रोह का नेतृत्व देखिए, लखनऊ में बेगम हजरत महल, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद बिहार में कुंवर सिंह। 1857 में विद्रोह को और किन नामों से जाना जाता था? तो देखिए 1800 से ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बीडी सावरकर के द्वारा इस बात को कहा गया था कि 1857 का विद्रोह जो है ना, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। इसको सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता था, महान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था, इसको याद रखिएगा। उसके बाद और भी क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे? 1857 के विद्रोह के असफल होने का कारण क्या था? तो एकता की कमी थी, स्पष्ट नेतृत्व का अभाव था, सीमित क्षेत्र तक फैलाव था, यानी पूरे देश में इसका फैलाव नहीं था, नहीं तो ये विद्रोह सफल हो जाता। और भी मतलब और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? 1857 का विद्रोह क्या क्या हुआ, मतलब परिणाम क्या हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। ठीक है। और इससे संबंधित एक अधिनियम भी लाया गया था, किस अधिनियम के द्वारा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में इस तरह के प्रस्ताव को पारित किया गया था कि अब सीधे जो है इंग्लैंड, ब्रिटिश शासन करेंगे वहां से, इंग्लैंड से। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथ आया कि गौर नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर या शुभ जो अवसर होते हैं ना, उसके अवसर पर किया जाता है। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आया था। अब मेरे प्यारे साथियों, इससे क्या-क्या प्रश्न बन सकते हैं, चलिए उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखिए, गौर नृत्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बन सकते हैं एग्जाम में। देखिए, गौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, गौर नृत्य कहाँ देखने के लिए मिलेगा? मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। गौर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये मुरिया जनजाति होते हैं जिसके द्वारा किया जाता है। गौर नृत्य का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, गौर नृत्य का दूसरा नाम है बाइसन हॉर्न डांस। क्या है? बाइसन हॉर्न डांस, इसको याद रखिएगा, बाइसन हॉर्न डांस। गौर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो देखिए, फसल की कटाई हो या उत्सव और त्योहार हो, शादी विवाह हो, इन सब अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। उसके बाद और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि गौर नृत्य विशेषता इसकी क्या है, बताइए? तो पुरुष सिर पर जो है सींग यानी हॉर्न जैसा मुकुट पहनते हैं और इसको समूह में नाच किया जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बन सकते हैं। और भी क्या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं? जी हाँ, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? गौर नृत्य में किस पशु की नकल की जाती है? तो गौर यानी जंगली बैल, बाइसन की नकल की जाती है। लोग बाइसन की नकल करते हैं, उसी के जैसा सींग पहनते हैं और इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, गौर नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो बस्तर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश वाले इलाका, छत्तीसगढ़ वाले इलाका की बस्तर क्षेत्र में इसको फेमस आपको प्रसिद्धि है। देखिए, नेक्स्ट जो मेरे प्यारे साथियों एक प्रश्न पूछा गया, एक प्रश्न था, भारत में ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता किस वर्ष की? देखिए, ये 13वें शिखर सम्मेलन था और इस ऑप्शन के हिसाब से 2021 था, जो कि रूस के बाद हुआ था। हालांकि 2026 में अब हुआ है जाकर के। तो याद रखिएगा इसको, ये ऑप्शंस के हिसाब से थे। ऑप्शन में 2026 नहीं थे। 2000 जब रूस ने छोड़ा तो रूस के रसिया के बाद इंडिया का नंबर आया, तो उसके बाद इंडिया आया। यानी 2020 में रसिया ने किया था और 2021 ने भारत को सौंपा गया। रसिया ने ही भारत को सौंपा था, तो इसको याद रखिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो देखिए, ब्रिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आप लोगों को याद भी रखना है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। ब्रिक्स क्या है? तो देखिए, उभरती अर्थव्यवस्था का समूह है, आपको पता होना। ब्रिक्स ब्रिक्स का पूरा नाम भी आपको याद रखना होगा। तो देखिए, ब्रिक्स का पूरा नाम आपको इसके नाम पढ़िएगा तो ही पता चल जाएगा। बी से हो जाएगा ब्राज़ील, आर से हो जाएगा रसिया, आई से हो जाएगा इंडिया, सी से होगा चाइना, एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। अब मेरे प्यारे साथियों, सदस्य देश आपको ये सब कौन कौन मिलेंगे? तो सदस्य देश ब्राज़ील है, रूस है, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो ये सब आपको सदस्य देश में आ जाएंगे। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए, और भी क्या क्वेश्चन, तो और भी मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन बनेंगे। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, पहली शिखर सम्मेलन हुई थी 2009 में, उसी समय इसका स्थापना हुआ। ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ? तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई और 2010 में यानी स्थापना के समय दक्षिण अफ्रीका नहीं था, बल्कि स्थापना के 1 वर्ष बाद आया था दक्षिण अफ्रीका 2010 में। एक क्वेश्चन बन सकता है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन क्या है, क्या होता है? तो देखिए, सदस्य देशों के प्रमुख की वार्षिक बैठक होती है इसमें और आर्थिक विशेषताओं पर इस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद और भी क्वेश्चन इससे क्या बनेंगे? तो देखिए, क्वेश्चन बनेंगे, ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, वैश्विक मंच पर विकासशील देशों की आवाज को मजबूती प्रदान करना। ठीक है, ब्रिक्स बैंक का नाम क्या है? तो देखिए, एक ब्रिक्स बैंक्स भी था, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB इसको कहते हैं हम लोग। ब्रिक्स का मुख्यालय आपसे पूछ सकता है कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो संघाई में है NDB का मुख्यालय, जिसको कह सकते हैं। NDB मतलब क्या, अभी हमने बताया। NDB का मतलब क्या? नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स के द्वारा संचालित होती है। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो संघाई में है। उसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? क्वेश्चन, ब्रिक्स में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? तो ब्रिक्स में सर्वसम्मति से यानी कॉन्सेंसस होते हैं, उसमें निर्णय लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कैसे तय की जाती है, कि कौन सा देश? देखिए, हर साल अलग अलग देश इसको बारी बारी से बनाते हैं। जैसे ब्रिक्स है तो बी से ब्राजील करेगा, फिर रसिया करेगा, फिर इंडिया का नंबर आएगा, फिर चाइना का, फिर साउथ अफ्रीका का। उसी तरह से इसको ना रोटेट किया जाता है इसके डिजिट लेटर के अनुसार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछ सकते हैं, भारत ने
4 बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, तो 2026 सहित पूरा। तो कौन, देखिए सबसे पहले 2012 में इसकी आए थे, तो नई दिल्ली में इसका मतलब हुआ था, सम्मेलन की अध्यक्षता की थी भारत ने। 2016 में गोवा में, 2021 में वर्चुअल हुआ था क्योंकि उस समय कोविड था ना, तो उस समय वर्चुअल ही हुआ था ऑनलाइन से, और यही क्वेश्चन पूछा था। 2026 में भारत फिर से अध्यक्षता किया है 1 जनवरी 2026 को। इसलिए कुल कितने हो गए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत ने किया है? 4 बार किया है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, फ्रैक्सटिन पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा गया कि फ्रैक्सटिन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो मैरी सेल थे, मैरी सेली। 1818 में ये पुस्तक प्रकाशित हुआ था। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा था, देखिए भारत में आयात और निर्यात के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने और इसका मुख्य लेखा जोखा रखने वाली प्रमुख संस्था का नाम बताइए। तो एक्सिम बैंक, कौन सा है? एक्सिम बैंक, इसके याद रखिए, एक्सिम बैंक। तो इससे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं एक्सिम बैंक से। तो एक्सिम बैंक क्या है? तो भारत का निर्यातक आयातक बैंक है जो विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। ठीक है, एक्सिम बैंक की स्थापना पूछता है तो 1982 याद रखिएगा, एक्सिम बैंक की स्थापना 1982। ठीक है, एक्सिम बैंक किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था? तो देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय पूछ सकता है, एक्सिम बैंक का मुख्यालय कहाँ में है? तो देखिए इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, इसको याद रखिएगा। और भी क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो देखिए एक क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सिम बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निर्यात को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्तीय सहायता प्रदान करना। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सिम बैंक किसके अधीन काम करती है? तो देखिए एक्सिम बैंक जो है भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि एक्सिम बैंक किस प्रकार की सहायता देता है? तो ऋण यानी लोन्स देते हैं, गारंटी यानी गारंटी देते हैं, बीमा सहित कुछ मामलों में सहयोग करते हैं। तो इन सब चीज़ों में ध्यान रखिएगा। देखिए इससे और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सिम बैंक का फोकस किस पर होता है? तो भारतीय कंपनियों को विदेश में व्यापार निवेश के लिए मदद करती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, इन सब क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जिस टॉपिक से क्वेश्चन छेड़ा है मैंने उस टॉपिक के पूरे प्रश्नों को ही करवा दिया है, संभावित प्रश्नों को। देखिए एक प्रश्न है, फील्ड हॉकी मैदान की मानक लंबाई कितनी होती है? यानी हॉकी में फील्ड हो है उसकी मानक लंबाई कितनी होती है? तो 91.4 मीटर याद रखिएगा हॉकी वाला में। ठीक है, अब हॉकी से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं, देखिए हॉकी, आधुनिक हॉकी का जन्म कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में, आधुनिक हॉकी का जन्म इंग्लैंड में। हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो इंटरनेशनल हॉकी ऑफ फेडरेशन FIH है। भारत में हॉकी का नियंत्रक किसके पास है? तो हॉकी ऑफ इंडिया के पास है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय, ठीक है, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं, जिस तरह से क्रिकेट में होते हैं उसी तरह से हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। मैच की कुल अवधि कितनी होती है? तो देखिए 60 मिनट की होती है, 4 क्वार्टर होते हैं 15-15 मिनट के, तो 15 चौका 60 हो गए। ठीक है, उसके बाद होगा ओलंपिक में भारत ने पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता? 1928 में एमस्टर्डम में होता, ओलंपिक में जीता था भारत ने 1928, याद रखिएगा। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए? तो ध्यानचंद है, इसका नाम याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, ध्यानचंद का जन्म किस रूप में हुआ था? मतलब देखिए ध्यानचंद का जन्म किस रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। हॉकी विश्व कप की शुरुआत कब हुआ? तो 1971 में। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ओडिशा में। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, हॉकी से पहले विश्व एथलेटिक्स, देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, अब अलग क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था, पहले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? तो स्थान है हेलेंसिकी, फिनलैंड में। 1983 में पहले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात पूछी थी, 1983 में हुआ था हेलेंसिकी, फिनलैंड में। एथलेटिक्स चैंपियंस कहाँ हुआ था? तो बुडापेस्ट में हुआ था, इसको याद रखिएगा, कहाँ? बुडापेस्ट में। 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ? तो टोक्यो जापान में हुआ। कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में हुआ, इसको भी ध्यान रखिएगा, टोक्यो जापान में 2025 वाला हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों, कल के शिफ्ट में इतना क्वेश्चंस पूछे गए जो कि मेरे पास आए थे, और जो भी क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक प्रश्न, यही प्रश्न थे। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख जाइएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको ना वहाँ से टकराएंगे। और बात रही टकराने की और नहीं टकराने की, तो जो जो टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा है उस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनने लायक होंगे उन सारे प्रश्नों को मैंने कवर करा दिया है। तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है,
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और जाते-जाते मैं आप लोगों से एक निवेदन करूँगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा।